हेलो एवरीवन, स्टडी चैलेंजेस विथ मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th स्टैंडर्ड का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पर। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। स्टूडेंट्स, वेल आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, we will discuss about the chapter structure of the atom part 2. We will discuss about the topic Bohr's atomic model. In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the postulates about the model of an atom. In 1913, Niels Bohr, a Danish physicist, explained the causes of the stability of the atom in a different manner. And main postulates of Bohr's atomic model are: number 1, the electrons revolving around the nucleus are confined to certain fixed orbits called cells or energy levels, each of which is associated with a fixed amount of energy. Second point, while revolving around the nucleus in an orbit, an electron does not lose energy nor does it gain energy. Third number point, an electron revolving in a particular orbit on gaining a certain amount of energy jumps to the next orbit and vice versa. Since each orbit is associated with a fixed amount of energy, Bohr called it an energy level. For convenience, these energy levels are labeled K, L, M, N or 1, 2, 3, 4, etc. The orbit closest to the nucleus is the K cell. It has the minimum amount of energy and the electrons present in it are called K electrons. And so on with the successive cells and their electrons. So here is the figure about energy levels around the nucleus of an atom, Bohr's model. And energy levels in an atom are shown in this figure. Here is the nucleus, positive charge. This one is the first cell or first energy level. It is also called K cell. N is equal to 1 means the numbers. And second energy level, it is called L cell. N is equal to 2. Third energy level, it is called M cell. N is equal to 3. And fourth energy level, it is called N cell, where N is equal to 4. So it is the Bohr's atomic model. अभी हम चर्चा करेंगे अध्याय स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 2 के विषय बोर्स परमाणु मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड्स के परमाणु मॉडल पर उठे विरोध पर काबू पाने के लिए नील बोर्स ने अपने द्वारा आविष्कृत परमाणु के मॉडल के सिद्धांतों को प्रस्तुत किए।
सन 1913 में डेनिश पदार्थ विज्ञानी नील बोर ने परमाणु की स्थिरता के कारणों का व्याख्या किया था एक अलग तरीके से। नील्स बोर के परमाणु के मॉडल का प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। पहला बिंदु, इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वे कुछ निश्चित कक्षाओं तक सीमित रहते हैं, जिसे कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जो संबंधित होते हैं सीमित ऊर्जा की मात्रा से। दूसरा बिंदु, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में या एक कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमता है, तब ये ना तो ऊर्जा खोता है और ना ही ऊर्जा प्राप्त करता है। तीसरा बिंदु, एक इलेक्ट्रॉन जब एक विशेष कक्ष में घूमता है तब ये ऊर्जा की निश्चित मात्रा को प्राप्त करता है तथा अगली कक्षा में कूदता है, और इसके विपरीत वर्तमान कक्षा से पूर्व कक्षा में कूदता है या वापस आ जाता है। चूंकि हर एक कक्ष संबंधित होते हैं एक निश्चित सीमित ऊर्जा की मात्रा से, जिसे बोर ने नाम दिया था ऊर्जा स्तर का, यानी एनर्जी लेवल का। सुविधा अनुसार इन सभी ऊर्जा स्तरों का नाम दिया गया था के, एल, एम और एन से, या 1, 2, 3, 4 इत्यादि से। कक्ष जो नाभिक के नजदीक होते हैं, ये कक्ष जिसे हम कहते हैं के कक्ष यानी के सेल, इसमें सर्वनिम्न ऊर्जा की मात्रा होती है एवं इससे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसे के इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और इसी तरह क्रमिक जो गोले होते हैं तथा उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस चित्र में अलग अलग ऊर्जा स्तर को दर्शाया गया जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा। ये न्यूक्लियस है जो कि धनात्मक आवेश युक्त होता है। यह पहला ऊर्जा स्तर जिसे के सेल कहते हैं, जहां एन का वैल्यू संख्या है 1। ये दूसरा ऊर्जा स्तर जिसे एल सेल कहते हैं, जिसमें एन का वैल्यू 2 होता है। ये तीसरा ऊर्जा स्तर है जो एम सेल कहलाता है, जिसमें n = 3 होता है। और ये चौथा ऊर्जा स्तर जिसे एन सेल कहा जाता है और इसमें संख्या 4 होते हैं। तो ये हुआ बोर्स का एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु मॉडल। स्टूडेंट्स, we will discuss about short introduction of about the famous scientist. Number 1, J.J. Thomson. Number 2, Ernest Rutherford. Number 3, Niels Bohr. So first we will discuss about the famous scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson lifetime is from 1856 to 1940. He was a British physicist, was born in Cheetham Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electrons. He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. Now, second one is E.
Rutherford. Full name is Ernest Rutherford, and his lifetime was 1871 to 1937. Rutherford was born at Spring Grove on 30th August 1871 in New Zealand. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of atom with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. Number 3 is Niels Bohr. Niels Bohr, his lifetime was from 1885 to 1962, and he was born in the capital of Denmark, Copenhagen, on 7th October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as books are: Number 1, The Theory of Spectra and Atomic Constitution. Number 2, Atomic Theory. And number 3, The Description of Nature. स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करेंगे इन वैज्ञानिकों के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले जे थॉमसन, इनके जीवन काल थे 1856 से लेके 1940 ईस्वी तक। थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्रविद अर्थात भौतिक विज्ञानी थे। उनका जन्म मैनचेस्टर में 18 दिसंबर 1856 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे इलेक्ट्रॉन्स के आविष्कार यानी खोज के लिए। इन्होंने कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला को लगभग 35 सालों तक संचालित किए। दूसरे नंबर पर है ई रदरफोर्ड। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका जीवन काल है 1871 से 1937 ईस्वी के बीच। उनका जन्म हुआ था स्प्रिंग ग्रोव में नेल्सन नामक स्थान में न्यूजीलैंड में 30 अगस्त 1871 ईस्वी में। उन्हें नाभिकीय भौतिकी विज्ञान के जनक भी कहा जाता था। वे काफी प्रख्यात हुए तेजस्क्रियता के खोज के लिए तथा सोने की पन्नी के प्रयोग के द्वारा किसी परमाणु के नाभिकीय खोज के लिए। उन्हें 1918 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर है नील्स बोर।
नील्स बोर का जीवन काल है 1885 से लेकर के 1962 ईस्वी तक। डेनमार्क देश के राजधानी कोपेनहेगन में नील्स बोर का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी को। भौतिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर वे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में योगदान दिए थे सन 1916 में। सन 1922 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए, जो परमाणु के संरचना से संबंधित थे और परमाणु की संरचना पर आधारित था। अध्यापक बोर ने कई सारे पुस्तकें लिखे, जिनमें 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। एक द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात छटा के सिद्धांत तथा परमाणुविक संगठन के बारे में। दूसरा है परमाणुविक सिद्धांत के बारे में, और तीसरा है जो प्रकृति है उनका वर्णन के बारे में, यानी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। In this given figure, it is the Thomson's model of an atom, and these are the electrons, and it is a positive sphere. An electron may be defined as a subatomic particle having a unit negative charge of 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb and a mass equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, which is equal to 1 by 1837 of that of hydrogen atom. It is represented by E or E negative charge. Now we will discuss about discovery of electrons. One of the first indications that atoms are not indivisible but are made up of charged particles has been put forward by the studies of static electricity and the conditions under which electricity is conducted by different substances. Faraday showed that the flow of electricity is due to the flow of charged particles, and G.J. Stoney, another scientist, first suggested the name electron for these electrical particles, and however it was J.J. Thomson who showed the existence of electrons as an essential constituent of all matter. Now next is properties of electrons. Electrons from all sources are alike, having identical mass. They are a constituent part of all atoms. The mass of an electron is 1 by 1837 the mass of a hydrogen atom. An electron carries unit negative charge of magnitude, which is equal to
1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. The electron is extremely small. Its radius is less than 1 into 10 to the power minus 15 मीटर। स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन के परिचय के बारे में। ये चित्र थॉमसन के परमाणु मॉडल का है। इसमें ऋणात्मक चिन्ह वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं तथा ये एक धनात्मक गोलक है। एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक उप आणविक कण है जिसमें एक इकाई ऋणात्मक आवेश होता है जो 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्स होते हैं एवं द्रव्यमान समान होता है 9.11 into 10 to the power minus 31 kg के बराबर, जो 1/1837 हाइड्रोजन एटम यानी परमाणु के बराबर होता है। इसे E अथवा E ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन की खोज या आविष्कार। पहले ये माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु ये आवेशित कणों से निर्मित होते हैं। वैज्ञानिक फैराडे ने ये प्रमाणित किया कि विद्युत प्रवाहित होते हैं आवेशित कणों के प्रभाव के फलस्वरूप। वैज्ञानिक G.J. स्टोनी ने सर्वप्रथम इन विद्युतिक कणों का नामकरण इलेक्ट्रॉन के रूप में किया। बाद में वैज्ञानिक थॉमसन ने यह प्रमाणित किया कि इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व है। यह एक जरूरी उपादान के रूप में सभी पदार्थों के लिए मौजूद होते हैं। तीसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन्स की गुणों के बारे में। इसमें पहला बिंदु है इलेक्ट्रॉन्स के गुणों के बारे में कि सभी स्रोतों से संबंधित इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा होता है तथा सभी का एक समान द्रव्यमान होता है। दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन्स एक जरूरी उपादान है तथा इसके भाग हैं सभी परमाणु के लिए। तीसरा बिंदु है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1837 एक हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के समान होता है। चौथा बिंदु है एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश की एक इकाई वहन करती है जो -1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम के बराबर होता है। और आखिरी पांचवा बिंदु है इलेक्ट्रॉन काफी छोटे होते हैं तथा इसका त्रिज्या 1 into 10 to the power minus 15 मीटर से कम होता है। स्टूडेंट्स, we will discuss about cathode rays. Cathode rays are those rays which is discovered by the scientist J.J. Thomson. William Crookes, a British scientist, noted that gases are ordinarily poor conductors of electricity. When a high voltage near about 10,000 volts charge from an induction coil is applied to the tubes filled with gases at very low pressure near about 0.01 millimeter of mercury. The gases become good conductors of electricity and begin to flow in the form of
rays. Since these rays originate from the negative plate, that is cathode, and travel from the cathode towards the anode, they are called cathode rays. Here is the given figure, discharge tube in which electrons are flowing. Here is the induction coil, and pressure is to maintain near about 0.01 mm of mercury, and from here cathode rays are emitted, and it is the negative and positive plate. अभी हम चर्चा करेंगे कैथोड रेस के बारे में। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स ने ये ध्यान दिया तथा कहा था कि गैसीय पदार्थ साधारणतः विद्युत के कुचालक होते हैं, तथापि जब एक उच्च वोल्टेज युक्त आवेश को प्रेरण कुंडली मीन्स इंडक्शन कॉइल के माध्यम से एक नली से यानी एक नली के अंदर से जो गैसों से पूर्ण होते हैं और जिसमें बहुत ही कम दबाव मौजूद होता है, तब गैसीय पदार्थ विद्युत के सुचालक यानी गुड कंडक्टर में परिवर्तित हो जाते हैं एवं किरणों के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्योंकि इन किरणों की उत्पत्ति होती है ऋणात्मक प्लेट से अर्थात कैथोड से, एवं ये किरणें गमन करती है कैथोड से एनोड की ओर यानी धनात्मक की ओर, और इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। यहां हम देख रहे हैं चित्र में कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और ये ऋणात्मक तथा धनात्मक प्लेट है, और ये है प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली को इंडक्शन कॉइल कहा जाता है, और दबाव को मेंटेन किया जाता है 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, और यह दिखाया गया है कि कैथोड रेज यहाँ से निर्गत हो रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड properties of cathode rays. First we will discuss about how cathode rays are produced. Later J.J. Thomson studied the characteristics and the constituents of cathode rays. The apparatus used by him, which we have seen in the previous figure, and the tube used is called discharge tube or a cathode ray tube. When electrical discharge is passed through gases at very low pressure near about 0.01 atmospheric pressure of mercury, cathode rays are produced. Now we will discuss about properties of cathode rays. So cathode rays have many properties. Number one, they travel from cathode to anode in straight line. Number two, they cause a greenish yellow fluorescence on a soda glass screen placed in the tube. Third, they are affected by electric field, that is, they are inflected towards the positive field and deflected from the negative field, which we can see here, the figure given deflection of cathode rays. This shows that they carry negative charge. Number 4 point, the rays exert
mechanical pressure and transfer sufficient kinetic energy to heat up the metallic object on which they fall. Number 5th point, they produce X-rays. When a beam of cathode rays is made to fall upon hard metallic targets like tungsten, X-rays are produced. 6th point, they penetrate through matter. 7th point, they cause ionization of the gas through which they pass. And last point is the ratio of the charge E and mass M of the particles constituting cathode rays remains the same irrespective of the nature of the gas taken and of the metal forming the cathode. And about conclusion, Thomson concluded that cathode rays are consist of negatively charged particles, now called electrons. The name electron, meaning atom of negative electricity, was given by John Stoney. These negatively charged particles are an integral part of all atoms. Means negatively charged particles means electrons are an integral part of all atoms, and electrons have both definite mass and definite electric charge, both of which are independent of the nature of the gas in the discharge tube. अभी हम चर्चा करेंगे कैथोड रेज कैसे उत्पन्न होते हैं तथा कैथोड रेज के गुणों के बारे में। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड रेज के विशेषताएं तथा इनमें मौजूद घटकों के बारे में गहन अध्ययन किए। उन्होंने जो उपकरण प्रयोग किए तथा जो नली का इस्तेमाल किए उसे डिस्चार्ज ट्यूब यानी निर्गत नली या कैथोड किरण नली कहा जाता है। तो जब विद्युतिक आवेश को निर्गत किया जाता है यानी वो गुजरते हैं किसी गैसीय माध्यम से काफी कम दबाव पर, तो कैथोड किरणें उत्पन्न होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कैथोड किरणें के गुणों के बारे में। पहला गुण यह है, कैथोड किरणें गमन करती है कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में। दूसरा पॉइंट है, नली में कैथोड रेज की उपस्थिति के कारण हरी पीली प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है सोडा ग्लास स्क्रीन पर। तीसरा बिंदु है, कैथोड किरणें प्रभावित होते हैं विद्युतिक क्षेत्रों के द्वारा। ये किरणें धनात्मक क्षेत्र की ओर विभक्त होता है तथा विक्षेपित होता है ऋणात्मक क्षेत्र से। इससे ये प्रमाणित हुआ कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं और इस चित्र में कैथोड किरणों का विक्षेपण दिखलाया गया है। चौथा बिंदु है, कैथोड किरणें यांत्रिक दबाव डालते हैं तथा पर्याप्त गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं किसी धात्विक वस्तु को गर्म करने के लिए जिस पर ये किरणें पड़ते हैं। पांचवा बिंदु है, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं जब एक कैथोड किरण को या कैथोड किरणों की किरण किसी मजबूत
धात्विक वस्तु यानी लक्ष्य पर जैसे टंगस्टन पर पड़ते हैं तो एक्स रे उत्पन्न होते हैं। छठा बिंदु है कैथोड किरणें पदार्थ के माध्यम से आर पार होते हैं। सातवां बिंदु है कैथोड किरणें गैसियों का आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन करते हैं जिससे ये गुजरते हैं। और आठवां और अंतिम बिंदु है कणों के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। जो कैथोड किरणों को गठित करते हैं वे एक जैसा होता है गैसों का स्वभाव चाहे जो भी हो एवं कैथोड बनाने वाली धातु चाहे जो भी हो। अब हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमसन ये निष्कर्ष निकाले कि कैथोड किरणें या कैथोड किरणों में ऋणात्मक आवेश कण होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन ऋणात्मक आवेशित कण सभी परमाणु के अभिन्न अंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के निश्चित द्रव्यमान तथा निश्चित विद्युत आवेश होता है तथा दोनों ही स्वतंत्र होते हैं गैसों के स्वभाव से जो निर्गत नली में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यदि इस विषय पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।